गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। तो मैंने लास्ट क्लास में रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो डायग्रामेटिक डिटेल है वो डिटेल मैंने आपको बताया था। तो अब मैं आगे रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन है, पहले ऑब्जर्वेशन डिस्कस करूंगा। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन को देखेंगे और फिर उसके बाद रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में मैंने बताया था कि एक लेड वेसल है, एक लेड वेसल को लेते हैं, थिक लेड वेसल, जिसके अंदर रेडियम और पोलोनियम सैंपल को कंसीडर करते हैं। रदरफोर्ड ने वैसे पोलोनियम को यूज किया था और फिर उस पोलोनियम सैंपल से जो अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, उस अल्फा पार्टिकल को हम एक स्क्रीन से पास करते हैं जिसको लेड कॉलीमेटर बोलते हैं, और फिर वो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल के थ्रू पास करता है और गोल्ड फॉयल के सराउंडिंग में सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन होती है। उस सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे अलग अलग पॉइंट्स पे वो अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब पहले तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है उसको नोट करते हैं। नोट करो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ब्रैकेट में लिखो 99%, नियरली 99% ऑफ टोटल, नियरली 99% ऑफ टोटल, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, लिखो फॉलो अनडेविएटेड पाथ, फॉलो अनडेविएटेड पाथ। तो बोल रहा है कि गोल्ड फॉयल से जितने अल्फा पार्टिकल पास करते हैं उनमें से बोला जा रहा है कि 99% अल्फा पार्टिकल, अप्रोक्सीमेटली 99% अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड पाथ को फॉलो करते हैं और वो सीधे आगे मूव कर जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो, वेरी फ्यू, very few, that is very few, that is 1% of the total, that is 1% of the total, very few, that is 1% of the total got deflected, got deflected at different angle, got deflected at different angle। तो बोल रहे हैं कि लगभग 1% अल्फा पार्टिकल के साथ क्या ऑब्जर्व होता है, वो अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, और फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखो, नियरली वन, नियरली वन आउट ऑफ, nearly 1 out of 20,000 alpha particle,
nearly 1 out of 20,000 alpha particle retraces its own path, retraces its own path, that is get deflected at 180 degree, get deflected at 180 degree. तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन था, इन तीनों ऑब्जर्वेशन में ये ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड के लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग था। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि वो रजनीकांत की जो मूवी होती है, ठीक है, उसमें रजनीकांत क्या करता है, जैसे गन से जो अगर बुलेट फायर की जाती है तो क्या करता है, वो बुलेट को ही ऐसे घुमा देता है और वो बुलेट जो है जिधर से आती है उधर से, जिधर से आ रही होती है उधर ही वापस चली जाती है। तो एग्जैक्टली वही ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट में भी ऑब्जर्व किया। इन्होंने देखा कि एक हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल जो कि बहुत हाई वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, वो अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली उसी पाथ पे वापस आ जाता है जिस पाथ से वो आगे बढ़ा था। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, इन तीन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए। ठीक है, तो अब जरा नोट करो कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, और कंक्लूजन के बाद फिर आता है, हाँ हाँ एकदम न्यूक्लियस ही रजनीकांत है, वेरी गुड। तो कंक्लूजन को अगर हम कंसीडर करें तो कंक्लूजन यहां पे क्या है, एक एक पॉइंट के बेसिस पे मूव करेंगे बेटा। जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, इन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से ऐसे पास कर गए जैसे कि वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, इससे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि एटम का मैक्सिमम पार्ट वैकेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो कंक्लूजन में, लिखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल follow undeviated path, most of the alpha particle follow undeviated path. It means most of the alpha particle follow undeviated path. It means most of the part of the atom is vacant. Most of the part of the atom is vacant. Second point लिखो, second point लिखो, very few alpha particle got deflected at different angle, It means very few alpha particle got deflected at different angle. It means the positive charge of the atom, is accumulated. Positive charge of the atom is accumulated in a very small volume, called nucleus. ठीक है, तो जो इन्होंने ये देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल है जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अलग अलग एंगल पे। इसके बेसिस पे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि भाई क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कराने वाला कोई फैक्टर वहां पे एटम के अंदर प्रेजेंट है। अब वो डिफ्लेक्ट कराने वाला फैक्टर कौन हो सकता है, बोलते हैं कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स
क्रिएट कर रहा होगा अल्फा पार्टिकल के ऊपर, तो वो रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से हो सकता है जो एटम के अंदर प्रेजेंट है। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पहले ही कंफर्म हो चुका है, ठीक है। एनोड रेज की जो डिस्कवरी हुई उससे पता चल गया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है along with नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इन्होंने ये इसके बेसिस पे ये कंक्लूड किया कि जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है जैसा थॉमसन ने बोला, बल्कि इन्होंने ये बोला कि वो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होने की बजाय वो कंसंट्रेटेड है इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। इसकी वजह से क्या है, वो स्पेस जिसमें वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो एक हाईली चार्ज बॉडी है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स ऑफर कर रहा है अल्फा पार्टिकल के ऊपर। लेकिन उस अल्फा पार्टिकल के ऊपर ही वो रिपल्सिव फोर्स ऑफर करेगा जो अल्फा पार्टिकल उसके सफिशिएंटली क्लोज स्पेस से पास करेगा। जो अल्फा पार्टिकल उस हाईली चार्ज बॉडी के बहुत क्लोज जाएगा उसी के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल उस हाईली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से दूर से निकलते हैं, इस वजह से उनके ऊपर उसका कोई इंफ्लुएंस ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन लिखो, तीसरा पॉइंट। अब देखो जो थर्ड कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन के पीछे की वजह क्या है जरा इस बात को समझना। जैसे अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि आप जहां पे खड़े हो वहां से 20 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और आपसे ये बोला जाता है कि आपको उस ऑब्जेक्ट को सर्टेन नंबर ऑफ स्टोन पीसेस के थ्रू हिट करना है, ठीक है। तो आपको बोला जाता है कि भाई आप जो है ये कुछ स्टोन पीसेस हैं, इनके थ्रू अटेम्प्ट करो और उस ऑब्जेक्ट को हिट करो, ठीक है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, जिस ऑब्जेक्ट को आपको हिट करना है, अगर वो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो हो सकता है कि आपको पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस मिल जाए। आप पहला ही स्टोन को थ्रो करो उसकी तरफ और वो स्टोन उस ऑब्जेक्ट को हिट कर दे। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो क्या क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को हिट करने में आपको ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने होंगे। जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा आपको उतने ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने होंगे उस ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में हो ये रहा है कि वो स्टोन पीस बेसिकली है अल्फा पार्टिकल। स्टोन की जगह पे अब हम क्या यूज करें, अल्फा पार्टिकल, और हिट हम किसको करना चाहते हैं, न्यूक्लियस को। अल्फा पार्टिकल के थ्रू हम किसको हिट करना चाहते हैं, न्यूक्लियस को हिट करना चाहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस को हिट करने के लिए हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि जब हम 20,000 अटेम्प्ट करते हैं तो उन 20,000 अटेम्प्ट में से हमें एक अटेम्प्ट में सक्सेस मिलती है। हर 20,000 अटेम्प्ट में हमारा एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो पाता है न्यूक्लियस को हिट करने के लिए। तो इससे यह पता चलता है कि न्यूक्लियस बहुत ही छोटे साइज का है। अगर हम न्यूक्लियस के साइज को एटम के साइज के साथ कंपेयर करें तो न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत छोटा है। आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है कि अगर हम एटम को अर्थ के बराबर मान लें, अगर हम अर्थ को एज्यूम कर ले कि अर्थ जो है वो एटम है, तो ऐसे सिचुएशन में जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का साइज एक क्रिकेट बॉल के बराबर होगा। अगर पूरा अर्थ को हम एटम एज्यूम कर ले तो न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा होगा, बोल रहा है कि एक क्रिकेट बॉल के साइज का होगा न्यूक्लियस। इससे दोनों के रिलेटिव साइज का पता चलता है, ठीक है। तो आप नोट करो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नियरली वन आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, नियरली वन out of 20,000 alpha particle retraces its own path. Nearly one out of 20,000 alpha particle retraces its own path
it means size of nucleus is much smaller. Size of nucleus is much smaller than that of the size of atom. ठीक है, तो जो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन ड्रॉ किया, अगर उस कंक्लूजन को हम एक डायग्राम के थ्रू समझे तो कुछ ऐसी सिचुएशन है यहां पे, देखो अगर ये है एटम, ठीक, तो न्यूक्लियस जो है वो यहां पे प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस, यहां पे न्यूक्लियस है और ये एटम है। इस स्पेस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस को, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, ये वाला जो स्पेस है उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के रिगार्डिंग इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में जब प्रिडिक्ट किया तो इन्होंने बोला कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में प्रेजेंट होता है और वहां पे वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां पे एटम का साइज को अगर कंसीडर किया जाए तो एटम का साइज 10 टू द पावर -10 मीटर ऑर्डर का होता है और न्यूक्लियस का साइज को अगर कंसीडर करें तो ये 10 टू द पावर -15 मीटर ऑर्डर का है। एटॉमिक साइज 10 टू द पावर -10 मीटर ऑर्डर का है और न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर -15 मीटर ऑर्डर का है। ठीक है, अब देखो एक डायग्राम और आपको बनाना है। एक डायग्राम ये हो गया, एक और डायग्राम बनाते हैं। इसको ड्रॉ कर लिया, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर हम इस एटम की तरफ अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराते हैं तो क्या होता है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आते ही नहीं। जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के जितना क्लोज जाता है वो उतना ज्यादा डेविएट होता है।
जाएगा वो उतना ज्यादा डेविएट होगा। और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो इसी पाथ पे वापस आ जाता है, वो अपना पाथ को रिट्रेस करता है, retraces its own path. अब आप लिखो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो एटम इज स्फेरिकल, एटम इज स्फेरिकल। अब ये जो स्फेरिकल एटम वाली बात है इन्होंने एज सच थॉमसन एटॉमिक मॉडल से एक्सेप्ट कर लिया, एटम इज स्फेरिकल। नंबर 2, सेकंड पॉइंट लिखो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट, most of the part of the atom is vacant. थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट all the protons that is positive charge particle, that is positive charge particle are accumulated, all the protons that is positive charge particle are accumulated at the center of the atom, at the center of the atom in a very small volume, in a very small volume called nucleus, in a very small volume called nucleus. ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, nucleus is highly charged body, nucleus is highly charged body which contains, nucleus is highly charged body which contains almost whole of the mass of the atom, almost whole of the mass of the atom. अब देखो बेटा, जब रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में आया उससे पहले हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, ये सारी बात पता चल चुकी थी। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है और सारा प्रोटॉन उसी छोटे से वॉल्यूम में प्रेजेंट है। इसका मतलब कि एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास उसी छोटे से स्पेस के अंदर कंसंट्रेटेड है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट लिखो द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट
in extra nuclear space where they are not stationary, where they are not stationary. अब जरा देखो ये बात इन्होंने कैसे सोचा. अगर हम एटम को कंसीडर कर रहे हैं, अगर ये एटम है और यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अगर एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो इसके अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो इस यहाँ पे जो चार्ज होगा वो प्लस ZE के बराबर होगा. टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितना होगा? प्लस ZE के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा. अब देखो ये वाला स्पेस जो है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है. इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में प्रेजेंट है. मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन अभी फिफ्थ पॉइंट वैसे कंप्लीट नहीं हुआ है. मैं जितनी इंफॉर्मेशन मैंने लिखवाया है मैं उसको जो है रिपीट कर देता हूं. इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस. लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in extra nuclear space where they are not stationary. Electrons are present in extra nuclear space where they are not stationary. ठीक है, बाकी अभी इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है. पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों वो स्टेशनरी नहीं है. तो यहां पे बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज है प्लस ZE के बराबर, Z एटॉमिक नंबर है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस E. ये दो अनलाइक चार्जेज हैं. तो अगर अनलाइक चार्जेज हैं तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हिट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को हिट कर जाएगा और इससे एटम के कोलैप्स होने का खतरा बना हुआ है. मतलब एटम कोलैप्स हो सकता है ऐसी सिचुएशन में. ठीक है, तो हमें पता है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है और हमें पता है कि वहां पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी है, और ये चार्ज पार्टिकल उधर स्टेशनरी फॉर्म मतलब स्टेबल फॉर्म में होने चाहिए बिकॉज एटम स्टेबल है. तो इन्होंने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है और इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स? बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बाय द न्यूक्लियस. अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंटर करने वाला कोई फोर्स इलेक्ट्रॉन को जनरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. ठीक है, तो वो काउंटर करने वाला फोर्स इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट करता है? बोलते हैं कि वो काउंटर करने वाला फोर्स इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है बाय सर्कुलर मोशन. तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है यहां पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां पे सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है. इलेक्ट्रॉन यहां पे सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है. और इस सर्कुलर मोशन की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन की वजह से ये स्यूडो फोर्स जनरेट करता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या जनरेट कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट कर रहा है. और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसके सर्कुलर मोशन की वजह से राइज हो रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस सेंट्रीपिटल फोर्स यहां, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब वो फोर्स जो टुवर्ड सेंटर लग रहा है. तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू बैलेंस करेगा. और इस वजह से क्या होगा?
इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेशनरी होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लो, पहले ये डायग्राम बना लो। ये जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, सीपीएफ, और ये वाला फोर्स को स्यूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सीएफएफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अब मैं 5th पॉइंट को कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने अभी जो लिखवा है एक बार उसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन is present in extranuclear space where it is not stationary. Electron is present in extranuclear space where it is not stationary, but where it is not stationary but follow circular path, where it is not stationary but follow circular path. बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारे और तुम्हारे जैसा दिमाग तो है नहीं, ठीक है। ये बेसिकली एक नेचुरल लॉ है, और ये जो कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड ने मतलब बेसिकली इस एजम्पशन को, जो इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग बेसिकली रदरफोर्ड ने जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया, वो एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन नहीं है। रदरफोर्ड ने अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे और जितनी फिजिक्स रदरफोर्ड को आती थी उस फिजिक्स को अप्लाई करके रदरफोर्ड ने ये स्टेटमेंट दिया। और ये स्टेटमेंट बेसिकली जो प्लेनेटरी मॉडल है, जो सन के सराउंडिंग में प्लैनेट्स का जो रिवोल्यूशन होता है, उस रिवोल्यूशन को देख करके या उससे मोटिवेट हो करके रदरफोर्ड ने इस एटॉमिक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करेगा, मतलब सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, तो उस सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के मीन टाइम, एक नेचुरल सी बात है, ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो वहां पे आपको जरूर बताया गया होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लोगे। तो जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होते हैं। एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जो उस सर्कल के सेंटर की तरफ लगेगा। जो भी ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करें, उस ऑब्जेक्ट से जिस पॉइंट के अबाउट वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, उस पॉइंट की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और एक फोर्स जिसको आप रिएक्शन भी बोल सकते हो उस फोर्स का, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, आपने फील भी किया होगा, जैसे आप एक बकेट में जो है अगर आप वाटर लो और आप उस बकेट को अगर आप रिवॉल्व ऐसे रोटेट करते हो, तो जब तक आप बकेट को रोटेट करते हो वो वाटर जो है आपके ऊपर गिरता नहीं, इवन बकेट जो ऊपर जाकर के वो उल्टी हो जाती, लेकिन उसके अंदर जो पानी भरा हुआ वो पानी आपके ऊपर नहीं गिरता। लेकिन अगर आप रिवॉल्व करते हुए अचानक से बकेट को ऊपर ले जाकर के अगर रोक दो, तो क्या होता है, सारा का सारा पानी आपके ऊपर गिर जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो एग्जैक्टली वही बात यहां भी है। तो बेसिकली जो है वहां पे क्या हो रहा है, जो सर्कुलर मोशन जो है वो बकेट, और बकेट के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बकेट और बकेट के अंदर जो वाटर फील्ड है उसका वेट को बैलेंस कर रहा है। इस वजह से पानी उसके अंदर बना हुआ है, वो पानी आपके ऊपर गिरता नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसको ऊपर ले जाकर के रोक देते हो, तो क्या होता है, वो स्यूडो फोर्स काम करना बंद कर देता है, और फिर क्या होता है, ग्रेविटी का जो इफेक्ट होगा उसकी वजह से सारा पानी आपके ऊपर गिर जाएगा।
बेटा कुछ क्लियर हुआ विभू? एक्सक्यूज मी सर, बट उस केस में हमें इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है, इसमें इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कैसे आएगी कि ये इस मोशन में? देखो ऐसा है, ये सब नेचुरल फैक्ट है। आप अगर जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई भी पार्टिकल स्टेशनरी नहीं होता। ये सब सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए हम बोलते हैं कि ये स्टेशनरी है और ये मूव कर रहा है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को कंसीडर करें, अगर हम टाइनी पार्टिकल्स को कंसीडर करें, तो उनके अंदर नेचुरल मैनर में वो वेलोसिटी होती है, नेचुरल मैनर में उनके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी होती है। आप अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे जा करके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किसी भी टाइनी पार्टिकल को की न तो पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो, ना आप उसका मोमेंटम को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो। उसका पोजीशन भी लगातार बदल रहा होता है, उसकी वेलोसिटी भी लगातार बदल रही होती है, और वो कंटिन्यूअसली मोशन में होता है, वो स्टेशनरी नहीं होता। ओके सर। तो ये अब मैं इस पॉइंट को कंप्लीट कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस सर, बट न्यूटन ने कहा था कि 0 केल्विन पर पार्टिकल्स पर 0 वेलोसिटी होगी। हाँ, 0 केल्विन पे होगी ना, तो 0 केल्विन तुम अचीव कर लोगे क्या टेम्परेचर? वो सब सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें हैं बेटा। क्या 0 केल्विन टेम्परेचर को अचीव किया जा सकता है? ये बात सही है कि अगर कोई 0 केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोलते हैं, और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे क्या होगा? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे किसी भी टाइप का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। सारा मॉलिक्यूलर मूवमेंट, सारा पार्टिकल का मूवमेंट वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप उस टेम्परेचर को अचीव ही नहीं कर सकते, तो फिर इसकी बात ही हम क्यों करें? ठीक है, हम तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अब मुझे फिफ्थ स्टेटमेंट प्लीज कंप्लीट करने दो। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस where it is not stationary but follows circular path due to which centrifugal force also called pseudo force, is developed, due to which centrifugal force also called pseudo force is developed, which according to Rutherford counterbalances the electrostatic force of attraction, acting on electron, by the nucleus, and therefore electron follows a stable circular path. ठीक है, तो मैं एक बार इस पूरा स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस where it is not stationary
but follows circular path, due to which centrifugal force is developed, which according to Rutherford counterbalances the electrostatic force of attraction acting on electron by the nucleus. Therefore, electron follows a stable circular path. Called orbit. तो सर्कुलर पाथ को रदरफोर्ड ने क्या बोला? इसको रदरफोर्ड ने ऑर्बिट बोला। इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, उस सर्कुलर पाथ को इन्होंने ऑर्बिट बोला। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाय द न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CFF। तो ये अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर करें तो आपको इतनी फिजिक्स मैंने बताया हुआ है कि आप इस बात को समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये एयर या वैक्यूम में प्रेजेंट है तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला टर्म नहीं आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 यहाँ पे देखो न्यूक्लियस का चार्ज है, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? Z into E। Q1 हो गया ये। Q2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E डिवाइडेड बाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन अगर R है तो डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो होता है mv स्क्वायर बाई R के इक्वल। अब ये कैसे आया ये आपको फिजिक्स में पता चलेगा, मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन operating on electron by the nucleus is counterbalances by centrifugal force। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे क्या है? mv स्क्वायर बाई R। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल की एनालिसिस। अब आप नोट करो सिग्निफिकेंसेस मतलब एडवांटेज। सिग्निफिकेंसेस ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। सिग्निफिकेंसेस ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। Significances of Rutherford's nuclear atomic model। ठीक है, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस लिखो। फर्स्ट सिग्निफिकेंस, अच्छा बेटा एक चीज और समझ लेना, हर वो इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में नहीं है, आप ये समझ लेना वो स्कूल एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, स्कूल एग्जाम में वही इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी जो एनसीईआरटी में गिवन है। मींस जो इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं गिवन है वो मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं गिवन है उस इंफॉर्मेशन को मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में
आपको कई सारे टर्म्स बताए थे, ठीक है। तो अब एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोन्स क्या है, गिवन है। लेकिन आइसोडायाफर्स, आइसोस्टर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। इसका मतलब कि वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, स्कूल एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये क्लैरिटी भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप स्कूल एग्जाम जब आगे आपको देने होंगे, तो स्कूल एग्जाम में जब ये चैप्टर पूछा जाएगा, तो वहां पे अगर आप पूरा नोट्स रिवाइज करते हो ना, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए एकदम क्लियरली समझ लेना कि जो एनसीईआरटी में गिवन है बस वही स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं। जैसे मैंने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का पूरा डिटेल आपको बताया, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, मतलब स्कूल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। स्कूल एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, स्कूल एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को कैसे डिटरमाइन किया गया, कौन से एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को डिटरमाइन किया गया। ऑब्वियसली कौन सा एक्सपेरिमेंट है, आप बोलोगे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जरूर लूंगा सब्जेक्टिव टेस्ट, लेकिन सब्जेक्टिव टेस्ट जो है ऑनलाइन मोड पे तो हो नहीं सकता, ऑफलाइन मोड पे ही हो सकता है। अब देखो ये कब तक कोरोना की मेहरबानी रहती है, ठीक है। तभी आपके ऑफलाइन मोड पे जब टेस्ट शुरू होंगे तो उसमें सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे, तब तक तो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही देने हैं। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा हूं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल का। कंबाइंड टेस्ट भी ले लेंगे पीसीएम का, ठीक है, वो मॉड्यूल टेस्ट होता है, लेकिन पहले सब्सटेंशियल थोड़ा सिलेबस और हो जाने दो, उसके बाद जो है फिर रखेंगे। और ये नमन क्या बोल रहा है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या, कंप्यूटर स्क्रीन पे क्यों नहीं पढ़ते? अरे क्या पढ़ना है भाई कंप्यूटर स्क्रीन पे, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि तुम सब्जेक्टिवली जो है पूरा पेपर को अटेम्प्ट करके भेज दो और उसके बाद मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ करके तुम्हें मार्क्स दे दूं ऐसे ही? अच्छा, पढ़ते रहे पढ़ाते, ओके। मतलब तुझे बड़ा कष्ट है कि जो है मैं खड़े होकर के पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो ये अच्छा नहीं है मैं आराम से बैठूं और बैठ करके पढ़ाऊं। बेटा ये तुम्हें पता है रियल टीचिंग यही है जो मैं कर रहा हूं। जब ऑफलाइन मोड पे क्लासेस होंगी तो क्लासेस इसी तरीके से होंगी, तो आपको जो है उस हैबिट में रखना है ना, ऐसा नहीं आप भूल ही जाओ कि जो है पहले कैसे आप पढ़ते थे। तो उसके लिए जरूरी है सामने व्हाइट बोर्ड दिखे, टीचर जो इधर उधर मूवमेंट कर रहा हो, बोर्ड पे कुछ लिख रहा हो, फिर उसको मिटा रहा हो। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल का लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, determination of distance of closest approach of alpha particle
with the nucleus. Determination of distance of closest approach of alpha particle with the nucleus. यहां पे नोट करो, लिखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल distance of closest approach of alpha particle is also called effective nuclear radius, is also called effective nuclear radius, effective nuclear radius. अब देखो बात आती है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर रेडियस। ठीक है, तो अब देखो बात आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर रेडियस क्या है। पहले आप डिफिनीशन लिखो फिर एक्सप्लेन करता हूं। लिखो, लिखो द स्फेरिकल रीजन around the nucleus, the spherical region around the nucleus, from where the spherical region around the nucleus, from where alpha particle gets deflected, from where alpha particle gets deflected, alpha particle gets deflected is called effective nuclear radius, effective nuclear radius, effective nuclear radius or distance of closest approach, effective nuclear radius or डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब जरा देखो बेटा, अगर मान लो हम न्यूक्लियस को कंसिडर करते हैं, अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल को हम इसकी तरफ प्रोजेक्ट कराते हैं, एक अल्फा पार्टिकल को हम इस न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मान लो ये न्यूक्लियस का एक्चुअल साइज है, अगर ये एक्चुअल साइज है न्यूक्लियस का, तो बेसिकली जो रिपल्सन ये अल्फा पार्टिकल पे ऑफर करता है, वो रिपल्सन वो सिर्फ इस स्फीयर के साइज के करस्पॉन्डिंग नहीं ऑफर करता, बल्कि एक और स्फेरिकल रीजन को हम डिफाइन करते हैं इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। कोई भी अल्फा पार्टिकल अगर इस स्फेरिकल रीजन से के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, जैसे ये वाला अल्फा पार्टिकल है, ये वाला अल्फा पार्टिकल इस स्फीयर के कांटेक्ट में नहीं आया, तो इसका मतलब ये अनडेविएटेड पाथ फॉलो करेगा और आगे निकल जाएगा। ठीक है, बट अगर हम एक और अल्फा पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, अब मान लो ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, अब आप देख रहे हो ये इस स्फीयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगा क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर ये अंदर की तरफ कांटेक्ट में आ रहा है तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और अगर ये एग्जैक्टली न्यूक्लियस की तरफ गया तो क्या होगा, अपना पाथ को रिट्रेस करेगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो यहां पे एक डिस्टेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं,
ठीक है, ये इसको हम बोल रहे हैं डी नॉट। ये डिस्टेंस, ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को डी नॉट बोल रहे हैं। जैसे एक अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली अगर न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है विथ हाई वेलोसिटी, हाई काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा, न्यूक्लियस का जो रिपल्सिव फोर्स है, वो रिपल्सिव फोर्स अल्फा पार्टिकल के ऊपर बढ़ता जाएगा। और इस वजह से क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को फर्दर अप्रोच नहीं कर पाएगा और वो जाकर के वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम न्यूक्लियस को इतना डिस्टेंस तक अप्रोच कर सकता है, अल्फा पार्टिकल इसके और अंदर नहीं जा सकता। तो इसी डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहे हैं। ये डी नॉट जो हमने यहां पे डिफाइन किया है, ये डी नॉट ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो अब हमें ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, अब इसको समझने के लिए मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं। जैसे देखो, अगर ये है न्यूक्लियस और हम एक अल्फा पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं, यहां पे है अल्फा पार्टिकल, स्टार्टिंग में इनका सेपरेशन बहुत ज्यादा है, इनिशियली ये दोनों इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। हमने अल्फा पार्टिकल को हाई काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। ठीक है, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KI है, जो कि एक बहुत हाई वैल्यू, और इस काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाएगा, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स ऑब्जर्व होगा। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाएगा, अल्फा पार्टिकल पे न्यूक्लियस का जो रिपल्सिव फोर्स है वो बढ़ता जाएगा, और उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल एक डिस्टेंस के आगे मूव नहीं कर पाता। ठीक है, मान लो कि अल्फा पार्टिकल यहां तक ही न्यूक्लियस को अप्रोच कर पा रहा है। अब इस मोमेंट पे जो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस का सेपरेशन है, इसी सेपरेशन को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहे हैं। अब बात आती है हम इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं। लिख लो, लिखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच is determined, distance of closest approach is determined by using law of conservation of energy, law of conservation of energy, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखो, अकॉर्डिंग टू विच टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, remains constant throughout, total energy of the system remains constant throughout। इसका मतलब हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
जो सिस्टम की इनिशियल एनर्जी होगी, टोटल इनिशियल एनर्जी होगी, वही सिस्टम की टोटल फाइनल एनर्जी होगी। अब देखो बेटा, यहाँ पे टोटल इनिशियल एनर्जी कौन कौन से फॉर्म में होगी? एक तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, अल्फा पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस पे भी चार्ज है, तो दो चार्ज सिस्टम अगर सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हो तो उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी KI प्लस UI, ये टोटल इनिशियल एनर्जी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम। टोटल इनिशियल एनर्जी is equal to total final energy, means initial kinetic energy plus initial potential energy is equal to final kinetic energy plus final potential energy. अब देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल v स्क्वायर, हाफ m अल्फा v स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर एयर और वैक्यूम में कंसीडर करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R। तो यहां पे देखो UI क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 इंटू R। तो Q1 हो गया ZE, न्यूक्लियस का चार्ज, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस 2He4++। इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका चार्ज कितना हो गया? 2E। तो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। तो इनिशियल सेपरेशन इन दोनों का कितना है बेटा? इनफाइनाइट। इनिशियल सेपरेशन इनका कितना है? इनफाइनाइट। इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब जरा देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो बोल रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल यहां से चला, धीरे धीरे करके क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी कम होती गई और यहां आकर के अल्फा पार्टिकल रुक गया, स्टेशनरी है। अगर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्टेशनरी है तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो ये आ जाएगा हाफ m अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ZE मल्टीप्लाइड बाय 2E डिवाइडेड बाय, यहां पे इनका सेपरेशन क्या है? D नॉट, तो डिवाइडेड बाय D नॉट। तो अब आप यहां पे देखो बेटा, ये वाला टर्म 0 है, इनफाइनाइट से डिवाइड करे, किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म भी 0। इसका मतलब क्या आ गया? देयरफॉर हाफ m अल्फा v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय D नॉट। 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय D नॉट। हमें D नॉट निकालना है।
तो डी नॉट को अगर कंसिडर करें तो डी नॉट इज इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज रखते हैं, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 यहां चला गया तो मल्टीप्लाइड बाय 4z² डिवाइडेड बाय m अल्फा v², ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4z² डिवाइडेड बाय m अल्फा v²। या एक और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बेटा डी नॉट के लिए, ये पूरा टर्म अगर आप देखो, ये पूरा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कई बार क्या होता है वेलोसिटी की जगह पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही गिवन होती है, तो ये इसकी इस पूरे की जगह पे आप KI लिख सकते हो। तो यहाँ पे LHS में क्या हो गया KI, तो डी नॉट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2z² डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को डिटरमाइन करते हैं। तो बेटा ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया। अब इसीलिए मैंने वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर वो कॉन्सेप्ट मैं उस समय नहीं डिस्कस करता तो फिर मेरे लिए ये डेरिवेशन बता पाना पॉसिबल नहीं था। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच also called effective nuclear radius is equal to 1/4 pi epsilon naught multiplied by 4z² divided by m alpha v², अगर वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है, और अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है तब 1/4 pi epsilon naught into 2z² अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अब जरा आप एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, with what velocity should an alpha particle travel towards the nucleus of copper atom so as to arrive at a distance of 10⁻⁻13 meter, 10⁻⁻13 meter from the nucleus of copper atom, given atomic number of copper 29. वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा जा रहा है।
यहाँ पे कई सारे कांस्टेंट टर्म हैं जिनकी वैल्यूज हो सकता हो आपको ना पता हो, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। अभी एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो हमें वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है। तो ये रिजल्ट देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच d नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4z⁴ अपॉन m अल्फा v²। हमें वेलोसिटी चाहिए। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, देयरफॉर v² इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4z⁴ डिवाइडेड बाई m अल्फा d नॉट। तो हमें तो वेलोसिटी चाहिए, तो अगर वेलोसिटी हमें निकालनी है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसी का स्क्वायर रूट। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये आ जाएगा। अब हम यहां पे वैल्यूज को पुट करते हैं। गिवन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहां पे गिवन नहीं है बट हमें पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जेड वैल्यू यहां पे गिवन है बेटा 29। ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एम अल्फा क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल है हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अल्फा पार्टिकल बन गया। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे इसका मास नंबर है 4, इसका मतलब इसके अंदर 4 मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल नंबर होगा वो 4 होगा। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 4 × मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो हम अल्फा पार्टिकल का मास को 4 × मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे। और प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए कितना होता है, 4 × 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया। एक टर्म और यहां पे चाहिए, डी नॉट। डी नॉट गिवन है क्वेश्चन में 10⁻⁻13 मीटर। डी नॉट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10⁻⁻13 मीटर। अब मैं ये सारी वैल्यूज को यहां पे पुट कर रहा हूं और वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी क्या आएगी देखो, तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू √of 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ multiplied by 4 multiplied by 29 multiplied by 1.6 का स्क्वायर multiplied by 10⁻⁻19 का स्क्वायर। तो 10⁻⁻19 का स्क्वायर 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाई एम अल्फा। तो एम अल्फा क्या है, 4 × 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई डी नॉट 10⁻⁻13। सबसे पहले यहां पे देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इधर आप देखो ये 1.66 है और ऊपर में 1.6 का स्क्वायर है।
तो अप्रोक्सीमेटली आप 1.66 से एक 1.6 को कैंसिल कर दो, इतना अप्रोक्सीमेशन चलेगा। और पावर टर्म को सिंप्लीफाई करें तो 10 पावर माइनस 27 एंड 10 पावर माइनस 13, 10 पावर माइनस 40, 10 पावर माइनस 40 को ऊपर ले गए तो 10 पावर 40, 10 पावर 40 इंटू 10 पावर माइनस 38, तो 10 टू द पावर 2 आ गया। और यहाँ पे आप देखो 10 पावर 9, तो 10 पावर 9 और 10 पावर 2, 10 पावर 11 आ गया बेटा। तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 29 इंटू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 11। अब आप देखो, हम अगर इसको 16 लिख लें तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10। इसको 16 अगर लिख लें तो ये 10 पावर 11 से क्या हो गया, 10 पावर 10 हो गया। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 10 पावर 10 का स्क्वायर रूट 10 पावर 5। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 29 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब जरा ये मुझे बता दो कितना आता है अंडर रूट 29। रूट 29 5.31, चलो 5.3 ही ले लेते हैं। तो 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया ये आ गया 63.6 इंटू 10 पावर 5, 6.36 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। 6.36 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इस वेलोसिटी से किसी अल्फा पार्टिकल को कॉपर न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट कराओगे तो वो अल्फा पार्टिकल कॉपर न्यूक्लियस को 10 टू द पावर माइनस 13 मीटर डिस्टेंस तक अप्रोच करेगा। मतलब उसका जो कॉपर के न्यूक्लियस का जो सेंटर है, उस सेंटर से वो 10 टू द पावर माइनस 13 मीटर डिस्टेंस तक अप्रोच करेगा। ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया? अब मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं दिया, मैं बताता हूं। क्योंकि यहां पे बहुत सारे कांस्टेंट्स हमने यूज किए, ये वैल्यूज अभी आपको याद नहीं है, इस वजह से मैंने इसको सॉल्व किया। अब जरा एक क्वेश्चन आप लिखो, ये आपको सॉल्व करना है। लिखो, अ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं। A 1 million electron volt proton, a 1 million electron volt proton is projected towards gold foil, is projected towards gold foil. गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79। Calculate the distance of closest approach. Calculate the distance of closest approach for head-on collision. Calculate the distance of closest approach for head-on collision. Head-on collision. Head-on collision क्या होता है बेटा? जो आमने सामने का collision होता है, इसको head-on collision बोलते हैं। ठीक है, ये हेड ऑन कोलिजन है। और अगर मान लो इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते, तो ये ऑब्लिक कोलिजन है।
तो जब प्रोटॉन एग्जैक्टली न्यूक्लियस की डायरेक्शन में जाकर के उसको हिट करेगा तो वो हेड ऑन कोलिजन होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? काइनेटिक एनर्जी गिवन है, सही है। बट ध्यान देना यहाँ पे पार्टिकल बदल गया है, पार्टिकल अल्फा पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन है। तो आपको एक्सप्रेशन को रीडिराइव करना पड़ेगा। ये जो एक्सप्रेशन है उसको रीडिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन तो हमने अल्फा पार्टिकल के लिए लिखा है ना। पावर टर्म सही नहीं है। ना, अभी भी ठीक नहीं है। यहां पे बेटा देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? हाफ, खैर ये गिवन ही है, के आई इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय जेड ई, न्यूक्लियस का चार्ज, मल्टीप्लाइड बाय प्रोटॉन का चार्ज ई, डिवाइडेड बाय डी नॉट। तो हमें डी नॉट निकालना है। तो डी नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहां पे बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, इसको हम जूल के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, बताया था पहले, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब आप इसको पुट करो तो D नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई Z 79 मल्टीप्लाइड बाई E स्क्वायर 1.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻⁻13। ये 1.6 कैंसिल हो गया, 1.6 कैंसिल हो गया। तो ये 10⁻⁻13 को ऊपर ले गए तो 10⁻13 एंड 10⁻9 10⁻22 और 10⁻⁻38। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻16। तो ये आ गया 9 इंटू 79 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻16। तो ये आ गया 9 इंटू 7.9 इंटू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻15। इसको फर्दर सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 1.13 इंटू 10⁻⁻13 1.13 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। ये क्वेश्चन जो अभी आपने सॉल्व किया है, आईआईटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप सेकंड एप्लीकेशन लिखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। सेकंड एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। देखो अभी तो हमने निकाला था इफेक्टिव न्यूक्लियर रेडियस, अब हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं एक्चुअल न्यूक्लियर रेडियस। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। देखो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का रेडियस को डिटरमाइन करने के लिए एक एजम्पशन कंसीडर किया। हाँ, दोनों में फर्क ये है कि बेसिकली जो इफेक्टिव न्यूक्लियर रेडियस है ये तो वो रेडियस है जिसको अल्फा पार्टिकल फील कर रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल उस स्फीयर के अंदर नहीं जा पा रहा है। तो अल्फा पार्टिकल को अपने ऊपर बड़ा भरोसा है, उसको लगता है कि मैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर दूंगा। ठीक है, वो न्यूक्लियस की तरफ उसको प्रोजेक्ट कराया गया और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसका मतलब वो उसको क्या फील हो रहा है, उसको फील हो रहा है कि न्यूक्लियस जो है वहां पे क्या है, एक हार्ड स्फीयर है जिस स्फीयर को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। तो अल्फा पार्टिकल को जो न्यूक्लियस का साइज फील हो रहा है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर रेडियस बोल रहे हैं। बट एज सच अल्फा पार्टिकल तो न्यूक्लियस की बाउंड्री तक पहुंच ही नहीं पाया। तो जो न्यूक्लियस का एक्चुअल साइज है उसको अब हम निकालने जा रहे हैं, एक्चुअल न्यूक्लियर रेडियस उसको बोलते हैं। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड
According to Rutherford, density of nucleus is always constant. According to Rutherford, density of nucleus is always constant, and it is independent from the identity of the element. ठीक है, तो रदरफोर्ड ने ये बोला कि चाहे हम कोई भी एलिमेंट को ले लें, फॉर एग्जांपल चाहे हम हाइड्रोजन को ले लें, या आयरन को ले लें, या कॉपर को ले लें, या गोल्ड को ले लें, या सिल्वर को ले लें, कोई भी एलिमेंट को हम ले लें, उसके न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होगी. मतलब जो डेंसिटी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की होगी वही डेंसिटी गोल्ड के न्यूक्लियस की भी होगी, और वही डेंसिटी आयरन के न्यूक्लियस की भी होगी. ठीक है, तो इस एजम्पशन के साथ इन्होंने न्यूक्लियर रेडियस को डिटरमाइन किया. तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस rho is equal to mass of nucleus divided by volume of nucleus. Density of nucleus is equal to mass of nucleus divided by volume of nucleus. अब देखो यहां से हम ये लिख सकते हैं, therefore volume of nucleus is equal to mass of nucleus upon density of nucleus. अब देखो मास वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अगर न्यूक्लियस का रेडियस, एक्चुअल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर r है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा 4/3 पाई r3. r इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो 4/3 पाई r3 इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस. बेटा देखो क्या होगा, अगर न्यूक्लियस का मास नंबर a है, तो न्यूक्लियस का मास क्या हो जाएगा, AAMU. न्यूक्लियस का मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इन AMU. तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. तो ये आ गया मास ऑफ न्यूक्लियस इन किलोग्राम. ठीक है, A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम डिवाइडेड बाई डेंसिटी रो, जो कि कांस्टेंट है. तो यहां से अगर आप देखो तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर r³ इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई रो. तो अब अगर आप यहां से देखो तो फिर आप ये लिख सकते हो, r ये r अगर हम निकालना चाहते तो r इज इक्वल टू 1.66 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 4 पाई रो. इस टर्म में जो कुछ भी प्रेजेंट है सब कुछ कांस्टेंट है. इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी हमने लिखा हुआ सब कांस्टेंट है. इसका क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर 1/3 ये लिख सकते हैं. r is equal to 1.66 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4 पाई रो का क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर 1/3. अब देखो बेटा ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें कुछ वेरिएबल हो सकता है तो वो सिर्फ रो हो सकता है, जो कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट वैल्यू है. तो इसका मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को इन्होंने आर नॉट से रिप्रेजेंट किया, आर नॉट ए टू द पावर 1/3, r is equal to r naught a to the power 1/3। अब यहां पे जो r naught है, r naught की वैल्यू, where r naught lie in the range of, इसके लिए रदरफोर्ड ने एक रेंज डिफाइन किया, r naught lie in the range of 1.2 femtometer, 1.2 femtometer to 1.5 femtometer। जो आर नॉट वैल्यू है वो रदरफोर्ड ने बोला कि इसकी वैल्यू जो है वो इस रेंज में लाई करेगी, 1.2 फेम्टोमीटर टू 1.5 फेम्टोमीटर। और अगर आर नॉट वैल्यू प्रॉब्लम में नहीं गिवन है, ठीक है, तो हम इसकी मीन वैल्यू ले लेते हैं। तो मीन वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, तो लिख लो, इफ आर नॉट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, इफ आर नॉट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, then its value is taken as 1.35 femtometer। अगर प्रॉब्लम में आर नॉट वैल्यू नहीं गिवन है तो हम उसको 1.35 फेम्टोमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। नहीं, ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, ये तो न्यूक्लियस का रेडियस है भाई। हाइड्रोजन एटम का साइज तो बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप ये समझो, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। एक सिग्निफिकेंस और है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का, उसको भी कल डिस्कस करूंगा। और कल रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन को फिनिश करेंगे। तो ये डिस्कशन फिनिश होगा, फिर कल मोजलेस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद क्वांटम नंबर्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ओके बेटा।